हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं 213वां एपिसोड ऑफ राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स। My food partner is Kakeda Hotel. Education partner is Globus ITI Kamti. My coaching class partner is Patil Classes. Driving school partner is M. Wazalwar Driving School. And of course, my club partner is Rosetta Elite Club. 91 years से नागपुर को साइकिलिंग करवा रहा है नरेश चंद्र एंड कंपनी। बहरहाल आज वो बच्चे जो अब साइकिल चलाने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, एक नई चीज निकल कर आ गई कि नवंबर में कई सारे स्कूल खोलने की कगार पर हैं। डेफिनेटली हायर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 9वीं सेक्शन क्लास के बाद के बच्चों के लिए स्कूल खुलने की कगार पर है। कई सारे स्कूल्स अभी भी उस बात को लेकर तैयार नहीं हैं, लेकिन जो स्कूल्स तैयार हैं वहाँ पर क्या पेरेंट्स तैयार हैं या नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो पिछले 8 महीने से माता पिता के अधिकारों के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए, पेरेंट्स के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वह है विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन, द वन एंड ओनली संदीप अग्रवाल जी। संदीप जी नमस्कार। नमस्ते। दवाई नहीं तो पढ़ाई नहीं, क्या गुस्सा निकाल रहे हैं आप फेसबुक पे? देखिए राज भाई, देखो कोई गुस्सा नहीं है, ये वास्तविकता है। कोरोना की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है जी, और हर जगह वापस संक्रमण बढ़ते जा रहा है। आप दिल्ली में देखेंगे तो लगातार हजारों में केसेस आ रहे हैं, नागपुर में भी केसेस बढ़ने चालू हो गए हैं, महाराष्ट्र में भी चालू हो गए हैं और प्रदेश सरकारें खुद बोल रही है कि हम लोग सेकेंड वेव की तरफ बढ़ रहे हैं और सेकेंड वेव फिर उसके बाद हो सकता है थर्ड वेव भी आए, क्योंकि वैक्सीन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ऐसी हालत में बच्चों को स्कूल बुलाना और बच्चों के जान के साथ बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसकी वैक्सीन अभी तक आई नहीं है और बच्चे स्कूल जाएंगे तो डेफिनेटली कितना भी वहाँ सैनिटाइजेशन किया जाए, कितनी भी सतर्कता रख के रखी जाए, बच्चे संक्रमित होने का खतरा 500 गुना बढ़ जाएगा। और ऐसी हालत में कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा संक्रमित हो और संक्रमित होके उसको कोरोना के दुष्परिणाम झेलना पड़े। इसके लिए हम सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं और स्कूल संचालकों से भी निवेदन कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे हाल में स्कूल चालू नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन उनका चालू है, ऑनलाइन एजुकेशन चालू रखे हुए और बच्चों को प्रयोग की चीज ना समझे। चिल्ड्रंस आर नॉट द टेस्टिंग किट, बच्चों पे प्रयोग ना करें और सैनिटाइजेशन के जो भी उनके सिस्टम है, मैं मानता हूँ वो सारे लगा रहे हैं, लेकिन वो कारागार साबित नहीं होंगे, क्योंकि पूर्व में भी हमने देखे हैं कि जो जगह देशों में स्कूलें खुली है, जैसे फ्रांस में स्कूल खुली थी तो तकरीबन 70,000 बच्चे स्कूल खुलने से संक्रमित हुए थे। जब ब्रिटेन में स्कूल खोलने की बात हुई तो लाखों की तादाद पे माँ बाप जो है सड़कों पे उतर गए और ब्रिटेन सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आपने हाल ही में देखे कि हरियाणा में पहले ही दिन 38 बच्चे संक्रमित हो गए। तो इन सारे तथ्यों को देखते हुए सरकार ने अपना जो फैसला है कि हम स्कूल 9वीं से 12वीं तक की 23 तारीख से खोलेंगे, उस पर पुनः विचार करते हुए सरकार ने निर्णय वापस लेना चाहिए और बच्चों को स्कूल बुला के उनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहिए। कई सारे लोगों के पास आप पहुंचे, कई सारे लोगों से आपने पिटीशन साइन करवाई, आप कोर्ट तक गए, आपका नो स्कूल नो फीस वाला जो पूरा का पूरा एजेंडा था वो ठंडा क्यों पड़ गया? देखिए राज भाई, नो स्कूल नो फीस की जो मुहिम थी सर्वप्रथम नागपुर शहर से ही 17 मई को मैंने शुरू की थी। उसके बाद ये मुहिम राष्ट्रव्यापी मुहिम बन गई थी और पूरे राष्ट्र में लोगों ने जगह जगह नो स्कूल नो फीस के बैनर तरह आंदोलन किया, अपनी मांगे बुलंद की। लेकिन कहीं ना कहीं राज्यकर्ता इन्होंने जो पालकों के साथ व्यवहार किया उसके कारण हम विफल रहे। कारण दे तो साठगांठ हमारे समझ में ही नहीं आई कि सरकार जो है पालक के साथ खड़ी नहीं है, सरकार जो है स्कूल संचालकों के साथ खड़ी है। अभी तक तो उन्होंने हमारे नो स्कूल नो फीस के जो मुहिम है उसके तहत ही निर्णय नहीं लिया है।
जब स्कूल चालू ही नहीं हुए हैं तो फीस लेने का मतलब क्या आता है जी। और ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से भी पालक जो है फीस देने के लिए कहीं मना नहीं कर रहा है। हमारी मांग रही है कि जितना बच्चा हमारा पढ़ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन को जितना खर्चा आता है वो हिसाब से हमसे फीस ली जाए। हम फीस देने को तैयार है, लेकिन पूरी फीस इस काल में हम भरने में असमर्थ है। तो उस पे ही सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। वो पहल तो एक तरफ बाजू में कर दी है सरकार ने। अब नया शगुफा छोड़ दिया है कि स्कूल खोले, क्योंकि जैसी 9वीं से 12वीं तक स्कूल खुलेंगी दूसरे दिन से फिर स्कूल वाले खड़े हो जाएंगे कि फीस भरो फीस भरो। तो ऐसे काल में बच्चे कहाँ से फीस भरेंगे, पालक कहाँ से फीस भरेंगे। और सब में बड़ी बात जो स्कूल वाले अभी कर रहे हैं कि पालकों से एक कंसर्न लेटर सही कराने की बात कर रहे हैं। उसमें वो लिखवा रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से, अपने स्व इच्छा से आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और बच्चे को अगर कल कोरोना होता है तो उसमें स्कूल की कोई जवाबदारी नहीं होगी। देख कैसे प्रकार का कंसर्न आप सही करवा रहे हैं। दे तो ऐसा हो गया है कि आप पालकों के जो जायज हक है वो हकों का हनन कर रहे हैं कि कल मेरा बच्चा संक्रमित होगा तो आप मुझे कंसर्न बताएंगे कि आपने तो अपनी मर्जी से भेजा था स्कूल। तो इस प्रकार के गैर कानूनी काम, गैर कानूनी कंसर्न पालकों से लेना गलत है और विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन इस कंसर्न का भी पुरजोर विरोध करता है और पालकों से अपील करता है कि वे अपने बच्चों को घरों में रखे, सुरक्षित रखे। बच्चों को स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। कारण मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है तो बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उनका ऑनलाइन पढ़ना चालू रखिए। और जब वातावरण सुधरेगा, जब कोरोना की वैक्सीन आ जाएंगी, जब पूरे जोर शोर के साथ हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। और स्कूल खोलने के लिए हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आज की स्थिति जो है ये स्कूल खोलने के लायक नहीं है। क्योंकि जब तक दवाई नहीं, जब तक पढ़ाई नहीं, दे नारे के साथ हमने जब देखा कि सरकारें मान नहीं रही है, स्कूलें खोल रही है, तो हमारे पास हमने नो स्कूल नो फीस के साथ एक नया हैशटैग चालू किया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक पढ़ाई नहीं। और मेरा यही पालकों से निवेदन है कि वे इस कठिन परिस्थिति में अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और अपने घरों में रखें। जब नो स्कूल नो फीस की मुहिम शुरू हुई थी तब बहुत सारे पेरेंट्स आपके साथ एसोसिएट हुए थे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, मतलब हर जगह जहाँ देखो वहाँ पर नो फीस का नारा था। अब क्या पेरेंट्स भी कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं? देखिए राज भाई, पेरेंट्स कमज़ोर नहीं पड़े हैं। ये पहली बार है हिंदुस्तान में कि जब पालक आगे आए हैं। आज भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तकरीबन 3,500 मेंबर रजिस्टर्ड है और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में कई व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उसमें भी पेरेंट्स बड़ी तादाद में उपस्थित है। लेकिन एक संकट ऐसा है कि अगर आप बोलेंगे कि मैं सड़क पे कोई आंदोलन कर दूं या कोई मैदान में पेरेंट्स को जमा कर दूं, तो मैं भी नहीं चाहता कि मैं उनके जान के साथ खिलवाड़ करूं। हमने संविधान चौक पर आंदोलन किया था। उस आंदोलन के बाद भी क्या हुआ, जून 13 को हमारा आंदोलन हुआ और हमको हमारे पे नवंबर में पुलिस ने हमको नोटिस दिया कि आपके आंदोलन पे आप पे हम केसेस रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो ऐसी जो हालत है कोरोना काल में, तो मैं भी नहीं चाहता कि मेरे जो पालक है, जो पालक विदर्भ पेरेंट्स से जुड़े हैं, उनको मैं कानूनी अड़चनों में डालना नहीं चाहता। इसके लिए मैंने उनको सीमित ही टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप तक के ही सीमित रखा हूँ, ना कि सड़कों पे और मैदानों में या स्कूल के सामने उनको जमा करके मैं उनको खतरे में डालने से बचा रहा हूँ। मुझे एक चीज़ बताएं कि ये टीचर्स के साथ भी बहुत वक्त से कई सारी ऐसे टीचर्स हैं, कई सारा ऐसा स्टाफ है जो स्कूल का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला जो स्टाफ है, स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, म्यूज़िक टीचर्स हैं, इनके ऑनलाइन सेशंस नहीं शुरू हुए। इनकी भी अब सर्वाइवल के ऊपर में बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर आप स्कूल खुलने क्यों नहीं दे रहे हैं? एक तरफ आप उन टीचर्स का भी समर्थन करते हैं, वो टीचर्स भी आपका समर्थन करते हैं और स्टैंड बाय करते हैं। अब स्कूल जब खुलने की कगार पे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए राज भाई, मेरे को स्कूल खुलने और नहीं खुलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति अभी है, ये परिस्थिति इतनी खराब है कि कोरोना का सेकंड वेव चालू होने वाला है। ठंडियों का मौसम आ रहा है। ठंडियों के मौसम में
अस्थमा, खांसी, सर्दी ये सब बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में स्कूल बच्चों को भेजना उनके जान के साथ खेलने जैसा हो जाएगा, क्योंकि आप कितना भी प्रिकॉशन लेंगे, बच्चे आखिर बच्चे होते हैं। बच्चे बेंच पर भी बैठेंगे, बच्चे दोस्तों से हाथ भी मिलाएंगे, बच्चे टिफिन भी शेयर करेंगे, बच्चे टॉयलेट भी यूज करेंगे, बच्चे मैदान में खेलेंगे भी, आप रोक नहीं सकते उनको। तो ऐसे हालत में आप कितना भी प्रिकॉशन लोगे, बच्चों का संक्रमित होने का खतरा जो है मेरे हिसाब से 100% बढ़ जाएगा। तो ऐसे खतरे को देखते हुए मैं स्कूल नहीं खोलने के लिए कह रहा हूँ। और रही बात टीचर्स की, तो टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, इनको तो हम शुरू दिन से बोल रहे हैं कि इनको तो पूरी पगार मिलना चाहिए, और हम विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन के तहत इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने को तैयार है। कारण पिछले कई वर्षों से करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले जो स्कूल संचालक है, वे अगर अपने टीचर्स को इस आपातकाल में, अगर इस कठिनाई में पगार नहीं देते हैं, तो इससे शर्मनाक बात देश के लिए कोई नहीं होगी। तो हम तो टीचर्स के साथ खड़े हैं, और बच्चों के साथ मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रकार का खिलवाड़ हो। बच्चों के साथ कोई भी प्रकार की टेस्टिंग हमने नहीं करना चाहिए। हाल ही में आपने देखा है कि मुंबई महानगर पालिका ने एक निर्णय लिया है कि 31 दिसंबर तक उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं जी। तो मुंबई के बच्चे बच्चे हैं, हमारे विदर्भ के बच्चे क्या बच्चे नहीं है? जब मुंबई महानगर पालिका का निर्णय ले सकती है, तो नागपुर महानगर पालिका क्यों सोई है? नागपुर जिला परिषद क्यों सोया है? विदर्भ के बाकी जो नगर परिषद है, महानगर पालिका है, वे क्यों नहीं निर्णय ले रही है? उनको निर्णय लेना आज की आवश्यकता है। अगर ऐसे समय भी हम पालकों के साथ खड़े होकर न्याय नहीं देंगे, तो कब हम उनको न्याय देंगे? मैं सरकारों से पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की सरकार से पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से पूछना चाहता हूँ कि आप पर हमको पूर्ण भरोसा है, आप पर हमको विश्वास है कि आप पालकों के साथ खड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उदासीन के चलते आपने अभी तक 8 महीने में हमको कोई न्याय नहीं दिया है। लेकिन मैं आपसे फिर अपील करता हूँ कि आप हमारी आवाज समझे, आप हमारी मांगों को समझे, और आने वाले समय पे तुरंत जो स्कूल खोलने का निर्णय है इस पर रोक लगाए, और जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक स्कूल में बच्चों को ना बुलाए, ऐसी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करता हूं, और उन्हें फिर से निवेदन करता हूं कि पालकों की जो जायज मांग है, नो स्कूल नो फीस, उस पर सकारात्मक रूप से सोचे और पालकों को फीस से भी निजात दिलाए। कविता शाह देख रही हैं, कविता शाह खुद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन से जुड़ी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहती हैं कि अभी भी बच्चे बाहर खेल ही रहे हैं फ्रीली, तब पेरेंट्स नहीं केयर कर रहे, और ऑनलाइन क्लासेस से और बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, आपको नहीं लगता? देखिए, आप तो अपोज कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस को। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस को अपोज तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन सरकार ने जो नियम बनाए हैं, हम सरकार के खिलाफ जाना नहीं चाहते। आप सरकार के नियम के हिसाब से चलो। सरकार ने बोला है 45 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वो हिसाब से चलो। सरकारी नियम का आप पालन करो, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन कोई भी स्कूल जो ऑनलाइन क्लासेस का भी, एजुकेशन का जो सरकार ने एक नियम बनाया है, उसके तहत ऑपरेट नहीं कर रहा है। विरोध उस सिस्टम को तोड़ने का है, विरोध ऑनलाइन क्लासेस का नहीं है। दे बार बार जो हमारी बातों को गलत तरीके से पेश हो जाता है कि आप ऑनलाइन का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस का विरोध यह है कि आपको सरकार ने बताया है कि आपको 45 मिनट यहाँ से यहाँ तक के बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद आके बच्चों को आपको 1.5 घंटा पढ़ाना है, उसके बाद 2 घंटा, और मैक्सिमम 3 घंटे की पढ़ाई है। लेकिन आप कर क्या रहे हो? सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आप बच्चों को 3-3, 5-5, 6-6 घंटे तक ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। विरोध आपके जो गलत काम है उसका है, विरोध आपकी कार्यप्रणाली का है, विरोध ऑनलाइन क्लासेस का नहीं है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के बदले में जो स्कूल फीस ले रही है, उससे तो आपको प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। जब आप पढ़ाओगे 2 घंटा, तो फीस 8 घंटे की कैसे? फीस तो मैं फिजिकल स्कूल जब जाता हूँ उसके हिसाब से तय हुई है। जब ऑनलाइन में लगने वाली पूरी खर्चे मेरे हैं, प्रिंट आउट मुझे निकालना है,
डाटा मेरे को लेना है, मेरे घर से मेरे को पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी मेरी जल रही है, हर चीज जब मुझे ही करना है तो पूरी फीस मेरे से कैसे ले रहा है? पर ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अगर आप देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसके बदले तो देखा जाए तो स्कूल सस्ता है। देखिए राज भाई, ऐसा नहीं है, जो सरकार के प्लेटफॉर्म है वो टोटली फ्री है, लेकिन उसका कहीं पे भी प्रचार प्रसार ना तो स्कूल संचालक करते हैं, ना ही सरकार की ओर से बरोबर होता है। अगर वो प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो फ्री है, लेकिन वो फ्री एजुकेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कविता शाह एक बहुत अच्छी बात बोल रही है और मैं कहीं ना कहीं अग्री करता हूँ इस बात पे। वो कहती है पेरेंट्स लोन लेकर स्मार्टफोन्स ले रहे हैं, तो कहाँ जाकर अटकेगा ये सब। देखिए स्कूल्स को लेके ही प्रॉब्लम क्यों है, एजुकेशन। मैं भी यही बोल रहा हूँ, स्मार्टफोन पेरेंट्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। आप लोग मान नहीं रहे, आप लोग जिद कर रहे हैं कि बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाओ, और आप लोगों के कारण पेरेंट्स को लोन लेके, आप ये तो कबूल करते हैं कि पेरेंट्स को लोन लेना पड़ रहा है। पेरेंट्स को जो लोन भी लेना पड़ रहा है उसकी जवाबदारी जो है वो स्कूल संचालकों को ही है, क्योंकि जो आपने ऑनलाइन का फंडा खेले, वो ऑनलाइन के फंडे के कारण पालकों को स्मार्टफोन लेना पड़ रहा, कई पालकों को टैब लेना पड़ रहा, कई पालकों को लैपटॉप लेना पड़ रहा, कईयों को अपने पीसी पे कैमरे लगाना पड़ रहा। तो ये जो भी चीजें पालकों को करना पड़ रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो स्कूल वालों की है, क्योंकि उन्होंने जो ऑनलाइन का फंडा फीस के लिए खेले, उसके कारण हम लोगों को ये सारी चीजें लेना पड़ रहा है। अरे तो स्कूल्स को भी तो ईएमआई भरना है, आप उनको क्यों तकलीफ दे रहे हैं। देखिए बात बरोबर है राज भाई, स्कूल को ईएमआई भरना है, ईएमआई हर आदमी को भरना टीचर्स है। की सैलरीज देनी है, स्कूल्स के कंस्ट्रक्शन करने हैं, स्कूल्स के ईएमआईज भरने हैं, एक बेटर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाना है। पैसा कहाँ से आएगा, पेरेंट्स से तो आएगा। देखिए राज भाई, आपकी बात बरोबर है, पेरेंट्स से पैसा आएगा, लेकिन पेरेंट्स से पैसा लेने की एक लिमिट रहती है। जितनी भी स्कूलें हैं दे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन करके रजिस्टर्ड है चैरिटी कमिश्नर में। वहां पे इन्होंने ऑन एफिडेविट कहा है कि हमारी जो संस्था है ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल जो है प्रॉफिट के लिए, अर्निंग के लिए एक बिजनेस नहीं है। उसके अलावा जो सीबीएसई भी इनको एफिलेशन देता है, सीबीएसई के नॉर्म्स में भी क्लियर लिखा है, एफिलेशन नॉर्म्स में, कि स्कूल शुड नॉट इंकर एनी प्रॉफिट फ्रॉम इट्स बिजनेस, फ्रॉम इट्स स्कूल। तो वो बिजनेस नहीं है, वो एक प्रकार की सेवा है। शिक्षा जो है वो सेवा है, इन्होंने सेवा के हिसाब से स्कूल चलाना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो जितनी भी शहर में, मैं तो बोलता हूँ देश में जितनी भी स्कूलें होंगी, अगर इनका ऑडिट करा दिया जाए, सरकारी एजेंसी से ऑडिट करा दिया जाए, तो हर स्कूलों के पास करोड़ों अरबों रुपए रिजर्व फंड इनके पास मिलेंगे। और ऐसे हालत में भी इससे बड़ा संकट मेरे को नहीं लगता कि अपने जनरेशन में कभी आएगा। जो कोरोना का संकट है अपने जनरेशन के लिए सब में बड़ा संकट है। तो ऐसे संकट में भी अगर रिजर्व फंड अपन नहीं निकालते हैं तो कब निकालेंगे? अभी भी अपन क्या पालकों को लूटेंगे? कहीं ना कहीं अपने को पालक के तरफ भी राहत देते हुए, आज के पहले तो कोई पालक ने नहीं बोला कि हम फीस नहीं भरते, आपने जितनी बोले उतनी फीस हमने जाके भर दी। लेकिन आज परिस्थिति खराब है, आज हालत खराब है, इसके लिए हमको बोलना पड़ रहा है कि फीस आप हमसे आधी ले या फीस हमको छोड़े। लेकिन हमने कभी फीस नहीं देंगे या फीस नहीं भरते हमने नहीं बोले। नो स्कूल नो फीस का भी मुद्दा यही है कि हमको फीस में 50% रियायत दी जाए, और जो 50% उनको मिलता है उससे वो आराम से अपना टीचरों की पगार दे सकते हैं, नॉन टीचर्स की पगार दे सकते हैं, स्कूल चलाने के जो रखरखाव के खर्चे हैं वो भी उससे 50% में आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, शीतल अग्रवाल कहती हैं कि ऑनलाइन क्लास में डबल खर्चा हो रहा है, स्कूल फीस और ऑनलाइन का भी खर्चा है। संदीप जी सही बोल रहे हैं, और बच्चे को पूरा टाइम भी पेरेंट्स ही दे रहे हैं, तो दे रहे फीस पर एक लिमिट में ले और फुल न ले, ऐसा वो कहते हैं। सही बात है ना, ऐसा शीतल अग्रवाल कह रही है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ कि देखिए, आप जैसे स्कूल का विरोध कर रहे हैं कि स्कूल नहीं खुलना चाहिए, कैलकुलेशन समझते हैं थोड़ा सा कि स्कूल अगर नहीं खुलेगा तो किन किन लोगों का नुकसान होगा। यूनिफॉर्म वालों का नुकसान होगा, बैग वाटर बॉटल वालों का नुकसान होगा, स्टेशनरी वालों का नुकसान होगा,
ऑटो वाले जो बच्चों को ऑटो से स्कूल पहुंचाते हैं, 20,000 परिवार हैं, 20,000 लोग ऑटो चलाते हैं, तो 1 लाख लोग का टोटल परिवार है। ये 20,000 लोगों का भी नुकसान होगा जो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। इन टोटलिटी में अगर आप देखें तो समाज के कई विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग जो व्यवसाय में जुड़े हैं, जिनका व्यवसाय स्कूल के एजुकेशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, उनका भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। संदीप जी, राज भाई देखिए, आप जो बोल रहे हैं बात बरोबर है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने सिस्टम को ऐसा तोड़ मरोड़ दिया कि यूनिफॉर्म वाले स्कूल से जुड़ गए, स्टेशनरी वाले जुड़ गए, किताब वाले जुड़ गए। आज के पहले जब मैं और आप भी स्कूल पढ़ते थे, मैं खुद एसएफएस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं भी एसएफएस का मैंने कभी भी कोई भी शॉप से मेरे रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदा। मेरे कपड़े कोई भी दुकान पे, कपड़े की दुकान पे मीटर के हिसाब से मिल जाते थे, बराबर, और कोई भी दर्जी से हम सिला लेते थे जी। अभी सिस्टम ऐसा कर दिए इन्होंने कमाने के चक्कर में कि पर्टिकुलर दुकान से ही आपको बच्चों के कपड़े मिलते हैं जी। तो नो डाउट उनको नुकसान तो होंगे जी, लेकिन वो सिस्टम किया किसने? स्कूल संचालकों ने, और वो वेंडर ने किया। और पिछले 10 सालों से वो कमा रहे थे। 200 की टी शर्ट 500 में बेचे, 200 की पैंट 600 में बेचे, तो एक साल अगर नहीं कमाए तो उनके पास कोई ऐसी हालत नहीं हो जाएंगी कि उनकी हालत खराब हो जाएंगी या उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। रही बात ऑटो वाले की, ऑटो वालों को तो मैं सलाम करता हूँ कि उनके जैसा सहन शक्ति वाला, सहनशील व्यक्ति कोई नहीं है। आज स्कूल फीस के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन पिछले मार्च से स्कूलें बंद हुई थी, मार्च के बाद अप्रैल गया, अप्रैल के बाद से अभी तक कोई भी ऑटो वाला, कोई भी पालक के पास फीस ले, ऑटो का पैसा लेने नहीं गए। स्कूल वालों से अच्छे तो ऑटो वाले हैं, उनको समझ में आ रही है कि पालकों की दिक्कत क्या है, उनको समझ में आ रहा है कि पालक सही में तकलीफ में है, जब उनका बच्चा जा ही नहीं रहा है तो बच्चे का पैसा कैसे देंगे। तो जब ऑटो वाले रे बात समझ सकते हैं तो स्कूल संचालक क्यों नहीं समझ सकते? और ऑटो वालों के प्रति तो हम जो है पूरी तरह से विनम्र है, और हम तो खुद चाहते हैं कि पालकों ने सकारात्मक रूप देखते हुए कहीं ना कहीं ऑटो वालों के साथ भी एक बैठक करके उनके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। और मैं खुद कई दिनों से इसके लिए पहल में लगा हूँ, विभिन्न ऑटो यूनियनों से भी मेरी बात हुई है, और बहुत जल्द हम कोई ना कोई रास्ता इसमें निकालेंगे। आपके सब नेता लेकिन गायब हो गए संदीप जी। जो भी नेताओं के पास आप गए, आपने उनसे उनका सपोर्ट पत्र लिया और उनको कहा कि आप वो मदद करें, कोई यार नज़र नहीं आ रहा। इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या दबाव है? देखिए राज भाई, नेताओं का तो ऐसा ही रहता है, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, लेकिन नेताओं को सबक जनता सिखाती है। तो पालकों के साथ जो हो रहा है आने वाले चुनाव में, इसके दुष्परिणाम सारे नेताओं को भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं दबाव तो है ही, क्योंकि जितनी भी स्कूलें हैं, ये बड़े बड़े ग्रुपों की स्कूलें हैं, बड़े बड़े लोगों की स्कूलें हैं, और उन लोगों का निश्चित तौर पे दबाव पड़ता है, और उस दबाव के कारण ये लोग भी खुलकर सामने नहीं आते हैं। इसके लिए ही हमारे जो मांगे हैं उस पर निर्णय नहीं हो पा रहे। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र में एक ही आदमी है, वो शेर है, वो है माननीय राज्य मंत्री बच्चू कडू जी। उन्होंने जब हम पहली बार बच्चू भाऊ से मिले, उन्होंने तुरंत कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं तुरंत आप लोगों की सभा, पालकों की सभा और स्कूल मैनेजमेंट की सभा बुलाऊंगा। और उन्होंने सभा बुलाई। जिला अधिकारी कार्यालय में जो हॉल है वहाँ हमारी सभा हुई, और सभा में जब पालकों ने अपनी बातें माननीय बच्चू कडू जी के सामने रखे तो स्कूल संचालकों के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। जब माननीय मंत्री महोदय ने पूछे कि इसका कैसा पालकों की कंप्लेंट है, आप बताएं आपने मिसलेनियस फीस कैसे ली, आप बताएं कि आपने कंप्यूटर फीस कैसे ली, तो उनके पास कोई जवाब नहीं थे। गोल मटोल जवाब देते रहे, और पालकों के रोज भरी मीटिंग के बाद बच्चू भाऊ ने पालकों को आश्वासन दिया था कि वो बहुत जल्द स्कूलों के खिलाफ जांच बैठा रहे।
और आपके माध्यम से मैं बताऊंगा कि 15 स्कूलों के खिलाफ उन्होंने जांच बैठा दी है और कई स्कूलों के खिलाफ जो है करोड़ों रुपए की बकाया राशि निकल चुकी है, जिन्होंने गलत ढंग से पालकों से वसूली है। और सारी तहकीकात चालू है और बहुत जल्द कार्रवाई नागपुर शहर में होने वाली है। ये जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनके बाहर में जब आपने धरना किया तो आपको तो पुलिस ले गई, तो आपके पेरेंट्स कहाँ गए? पेरेंट्स तो यहाँ पे थे ही नहीं, आप थे और कुछ ही पेरेंट्स नजर आए। ये जितने हजारों पेरेंट्स आपसे जुड़े, ये क्यों नहीं उतरे सड़कों पर, अगर उनको इतना ही फीस भरने से तकलीफ है? देखिए राज भाई, फीस भरने से तकलीफ सभी को है और सड़कों पे उतरने से ये नहीं होता कि वो क्यों नहीं उतरे सड़कों पे, क्योंकि हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारे पालक संक्रमित हो। मैं खुद कोरोना पेशेंट हूँ, मैं भी इस कोरोना से था सॉरी मैं था। सितंबर में मेरा पूरा परिवार इस कोरोना संकट से जूझा है। मैं जानता हूँ कि उस समय मानसिक हालत इंसान की क्या हो जाती है। आप तो हॉस्पिटल में बैठ के भी नो स्कूल नो फीस कर रहे थे। बिल्कुल राज भाई, क्योंकि नो स्कूल नो फीस से ही मुझे एनर्जी मिल रही थी जी। और जो पालकों ने उस समय मेरे पे विश्वास जताया, जो पालकों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, उसके कारण मैं आज आपके सामने बैठ के एक इंटरव्यू कर पा रहा हूँ। ये सब मेरे पालकों के कारण, जो मेरे को रोज लगातार हिम्मत दे रहे थे कि संदीप भैया आप जल्दी ठीक हो, अपने को आंदोलन को बढ़ाना है। तो हम भी नहीं चाह रहे कि सड़कों पे उतर के ऐसे संक्रमित के हिस्से में कोरोना के समय हम हमारे पालकों की जान खतरे में डालें। इसके लिए हम जो है सड़कों पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, अगर हमको ऐसा लगता है कि अब जो है इनको मुंडिया गिनाने की जरूरत है, इनको हमको हेड काउंट करवाना है, तो उस दिन आप देख लेना कि नागपुर शहर में लाखों पालक जो है सड़कों पे उतरेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। शीतल अग्रवाल जी एक बड़ी अच्छी बात बोल रही है, मैं पढ़ के खुश हो गया कि स्कूल वालों को बच्चों की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनकी बस फीस से मतलब है। फीस के लिए स्कूल वालों का फ़ोन आता है, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही कि नहीं, इसके लिए कभी फ़ोन नहीं आता, सिर्फ फीस के लिए फ़ोन आता है। तो इसमें कुछ गलत तो भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है राज भाई, है ना? शीतल जी बिल्कुल सही बोल रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन की अपेक्षाएं क्या है, मतलब आप चाहते क्या है? देखिए, विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन की अपेक्षाएं जो है, अपेक्षाएं नहीं है, हमारी मांगे है। हम चाहते हैं कि कोरोना के संकट को देखते हुए जो पिछले शैक्षणिक वर्ष के 3 माह की जो फीस है वो पूरी तरह माफ की जाए जी। जो 20-21 का शैक्षणिक वर्ष है इसकी फीस में 50% रियायत दे दी जाए। और जो रे ऑनलाइन क्लासेस चालू है, जो सरकार ने नियम तय की है, जो सरकारी गाइडलाइंस है उसके तहत रे चले और कोई भी स्कूल वैसायिक कारोबार ना करे, जैसे कपड़े बेचना, कॉपी किताबें बेचना, स्टेशनरी बेचना। ये वैसायिक चीजें स्कूल का काम नहीं है जी। ये उन्होंने नहीं करना चाहिए, यही हमारी मांगे है। आप एक समाज सेवक हैं, कई सालों से समाज सेवा में जुड़े हैं, पिछले 8 महीनों से आपने ये मुद्दा उठाया नो स्कूल नो फीस का। थ्रेटनिंग्स मिल रही हैं आपको, परेशान किया जा रहा है कोई तरीके से? देखिए राज भाई, परेशानियां होती है, थ्रेटनिंग भी आती है, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो खुद जो हूँ, मैं एक क्रांतिकारी आदमी हूँ, मैं कभी डरता नहीं हूँ। इसके पहले भी मैंने नागपुर शहर के विकास के लिए बड़े बड़े स्कैम खोला, मैं कभी डरा नहीं। और मैंने समझता हूँ कि जब अपन कोई अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो ऊपर वाला हमको देख रहा है। जब हम अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है और हमारे साथ कोई गलत नहीं होगा, इसका ख्याल मैं तो नहीं रख सकता, ना जनता रख सकती, लेकिन ऊपर वाला ऊपर से ख्याल रखता है और उसके आशीर्वाद से मैं आगे चलता हूँ और मुझे कोई भी प्रकार का डर और भय लगता नहीं है। मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरे हाथ से कुछ अच्छा हो जाए और कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने सोचा होगा, तभी मेरे दिमाग में रे मुद्दा आया और मैंने रे आंदोलन चालू किया। तो थ्रेटनिंग होगा से मैं डरता नहीं हूँ। मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला ये कि अब क्योंकि नो स्कूल नो फीस और विदर्भ स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन को बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला है, आपका ये पूरा मुहिम जो है ये एक सक्सेसफुल मुहिम है,
लेकिन अब स्कूल भी इसमें आ गई है, स्कैनर में आ गई है, स्कैनिंग में आ गई है। स्कूल की स्कैनिंग एक तरफ शुरू है, दूसरी तरफ अब स्कूल खुलने की कगार पे है, मंत्रालय ओके है। क्या करेंगे अगर स्कूल खुल गई तो? देखिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रे क्या कर सकते हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनेंगे, स्कूल वाले हमारी नहीं सुनेंगे, स्कूल खोल देंगे। आप खोल दो स्कूल, हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे ही नहीं। हम हमारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, हम हमारे बच्चों को संक्रमित होने नहीं भेज सकते। आप स्कूल खोलिए, हम हमारे बच्चे को हमारे घर में रखेंगे। हमारे बच्चे हमारे लिए ज्यादा नहीं है, 8 महीने से घर में और 4 महीने हमारे घर में रह लेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से एक और डिमांड कर रहा हूँ कि सरकार ने तो पहल करते हुए जो शैक्षणिक वर्ष 2021 का है, इसको 0 एकेडमिक ईयर घोषित करना चाहिए। और 0 एकेडमिक ईयर घोषित करते हुए सारे बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। और ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता। 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 0 एकेडमिक ईयर घोषित किया था। तो 0 एकेडमिक घोषित करना ही आज के इस संकट से निजात पाने का सब में सफल और उत्तम तरीका रहेगा। मतलब आपका कहना है कि सीधा 2021 में स्कूल खोला जाए, जब 0 संक्रमक रहे नागपुर शहर में? बिल्कुल। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। आपकी मुहिम के साथ ये तीसरा इंटरव्यू है। उम्मीद है कि आगे भी आपके साथ इंटरव्यूज़ हों। आपकी आरटीआई पे सुनवाई बाकी है, जब वो सुनवाई होगी तब उस पर भी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप हमको देंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नो स्कूल नो फीस का ये तीसरा इंटरव्यू था। आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो संदीप अग्रवाल जी ने कही, जो प्रेसिडेंट हैं विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन के, वो बात बड़ी सीधी थी, बहुत सीधी बात करते हैं, क्योंकि हमेशा सीधी सीधी बात करते हैं, इसलिए शायद स्कूल को ये समझने में बड़ी कठिनाई जाती है, क्योंकि उनको टेढ़े मेढ़े काम जमते हैं ना, इसलिए शायद सीधी सीधी बात एक सीधी सीधी व्यक्ति की और एक प्रेसिडेंट की ऑफ विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन समझ नहीं आ रही है शायद स्कूल्स को। लेकिन स्कूल्स को अब समझना पड़ेगा कि जान है तो जहान है, ये हमारे प्रधानमंत्री हमसे कह चुके हैं। स्कूल्स को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? 0 एकेडमिक ईयर घोषित क्यों नहीं कर देते? क्या प्रॉब्लम है? सरकार को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? बिल्कुल सच है कि सरकार को कमाई होगी तब जाके हेल्थ और हेल्थ रिसोर्सेज के ऊपर में पैसा खर्चा होगा, बिल्कुल माना है। लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन ले सकते हैं, जब आप ऐसी चीज़ों के लिए लोन ले सकते हैं जो हमको दिखती ही नहीं है, तो आप हेल्थ सर्विसेज के लिए लोन ले सकते हैं। आपको उस वक्त शराब की दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी करी हैं। अनलॉक में इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों को इतने ज़ोरों शोरों से दिवाली मनाने की ज़रूरत नहीं थी। हम थोड़ा सा अपने आप को संयम से रोक सकते हैं, हम कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। लेकिन अब हम फिर न्योता दे रहे हैं। अगर ये इंटरव्यू आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपके हाथों में दर्द ना हो रहा होगा, उंगलियों में दर्द ना हो रहा होगा, तो ये आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंचाइएगा कि एक तरफ नो स्कूल नो फीस का मुहिम शुरू है, आप उसका सपोर्ट करें, विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन का सपोर्ट करें। दूसरी तरफ अब नो पढ़ाई जब तक नो दवाई नो पढ़ाई। तो 23 नवंबर से स्कूल जहाँ खुल रहे हैं, आप अपना डिसीजन लें। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, नहीं भेजना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है। मैं कई सारे स्कूल से कांटेक्ट कर चुका हूँ, उनसे मैं पूछ चुका हूँ कि आप इंटरव्यू देंगे मुझे, स्कूल्स ने मना कर दिया। आप किसी स्कूल वाले को जानते हैं तो उनको पूछिए, अगर वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं तो मैं उनसे साफ साफ बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे सवाल तैयार हैं, उनके जवाब तैयार हैं या नहीं है, ये आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनका इंटरव्यू ज़रूर लूँगा। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और जब तक नो दवाई नो पढ़ाई, वी कैन कॉल इट अ 0 एकेडमिक ईयर, कुछ बिगड़ेगा नहीं। इनफैक्ट फ्यूचर और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। एंड अबव ऑल, खुद भी घरों में रहें। प्लीज़ ये ना सोचें कि कोरोना वायरस जा चुका है, क्योंकि वो घर के बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है। एंड अबव ऑल, जिंदा रहें। जय हिंद।